नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना था कि फ्लूइड्स होते क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्कोसिटी और उसके होने के कारणों के बारे में। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। विस्कोसिटी विस्कोसिटी भी किसी भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसे तभी समझा जा सकता है जबकि फ्लूइड मोशन में हो। जब भी कभी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उसकी दो परतें आपस में डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव करती हैं। जो लेयर तेज वेलोसिटी से मूव कर रही होती है वो अपने साथ कम वेलोसिटी से मूव करती हुई लेयर को खींचना चाहती है, जबकि धीरे गति से मूव करती हुई फ्लूइड की लेयर ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करती हुई लेयर को धीमा करना चाहती है। ऐसे केसेस में शियर स्ट्रेसेस को आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी फील्ड के बीच का रिलेशनशिप सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। एक फ्लो मान लेते हैं जिसमें सभी फ्लूइड पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उन फ्लूइड पार्टिकल्स लेयर बाय लेयर डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं। डायग्रामेटिकली इस चीज़ को ऐसे समझा जा सकता है। यहाँ पर ये फ्लूइड की हाइट है, ये बेस है। नीचे वाली लेयर, क्योंकि यहाँ पे फर्श है, इस वजह से यहाँ पे वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो होगी और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। वेलोसिटी डिस्टेंस फ्रॉम द बेस या फिर हाइट का फंक्शन होगी। अगर इसी फ्लूइड की दो लेयर्स को मान लिया जाए और ऐसा माना जाए कि ऊपर वाली लेयर काफ़ी तेज़ मूव कर रही है नीचे वाली लेयर के मुकाबले, तो ऊपर वाली लेयर अपने साथ नीचे वाली लेयर को भी खींचना चाहेगी, जबकि नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को स्लो करना चाहेगी। और जो भी इनके बीच में फोर्स एक्ट करेगी, अगर उसे F मान लें और एरिया ऑफ कांटेक्ट A मान लिया जाए, तो शियर स्ट्रेस को फोर्स बाय एरिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और न्यूटन ने ये पाया था कि जो ये शियर स्ट्रेस था वो चेंज इन वेलोसिटी बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू लेयर्स के प्रोपोर्शनल था। अगर लिमिटिंग केस मान लिया जाए तो डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई डी यू बाय डी वाई के बराबर माना जा सकता है। और सर न्यूटन ने टाउ और डी यू बाय डी वाई के बीच में जो रिलेशन निकाला था वो था टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। यहाँ पर ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी को दर्शाता है और ये फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है और ये फ्लूइड के स्टेट यानी किस अवस्था में फ्लूइड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस का साइन डी यू बाय डी वाई के साइन के ऊपर डिपेंड करता है। इक्वेशन टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई में म्यू विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। कॉमन फ्लूइड्स जैसे कि पानी, हवा, मरकरी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं और इन फ्लूइड्स को हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। कुछ फ्लूइड्स जैसे कि पेंट्स, पॉलीमर सॉल्यूशन, ब्लड, वो लीनियर रिलेशनशिप टाउ और डी यू बाई डी वाई के बीच में फॉलो नहीं करते,
उन सभी फ्लूइड्स को नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहा जाता है। अगर यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी के बारे में बात किया जाए तो हमने यहाँ पढ़ा है टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। इस डी यू बाई डी वाई को मैं अगर टाउ के नीचे ले जाता हूँ तो मेरी इक्वेशन बनती है म्यू इक्वल टू टाउ बाई डी यू बाई डी वाई। टाउ इज shear stress, du is change of velocity, dy is change of distance. Shear stress is force by area, change of velocity is length by time और change of distance को हम length से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो आता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम बाय लेंथ स्क्वायर। म्यू की ऐसा यूनिट हो जाती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट में फोर्स की यूनिट हो जाती है डाइन, टाइम की सेकेंड और लेंथ की सेंटीमीटर। इस तरीके से म्यू की सीजीएस यूनिट हो जाती है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको कि पॉइज भी कहा जाता है। 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 kg पर सेकेंड मीटर होता है। इस रिलेशन को आप बहुत ध्यान से याद कर लें। 1 kg पर सेकेंड मीटर इक्वल टू 10 पॉइज। इस पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनता है। अगली बात आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी विच इज न्यू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो होती है। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू इक्वल टू होता है म्यू डिवाइडेड बाय रो। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट के बारे में बात की जाए तो न्यू इक्वल टू होता है म्यू बाय रो। म्यू की यूनिट और रो की यूनिट को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो निकल के आएगा लेंथ स्क्वायर बाय टाइम, यानी कि मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। सीजीएस यूनिट के टर्म्स में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड। इसको स्टोक भी कहा जाता है। 1 स्टोक इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर में 100 का रिलेशन होता है और 1 मीटर इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर होता है। इस वजह से 1 स्टोक इक्वल टू आ जाता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेकेंड तो दोनों ही यूनिट्स में कॉमन है। अब अगर बात की जाए विस्कोसिटी के कॉजेज के बारे में तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ कोहेजन और दूसरा मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है कुछ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज हों, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स अपने ही मॉलिक्यूल्स को पकड़कर या फिर एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहते हैं। इस वजह से जो फ्लूइड की एक लेयर है वो दूसरी लेयर को अपने साथ खींचना चाहती है और वो लेयर चाहती है कि दूसरी लेयर भी उसी लेयर के साथ उसी स्पीड से बहे। जैसा कि आपको पता है कोहेजन टेम्परेचर के साथ कम होती चली जाती है, यानी कि अगर तापमान बढ़ाया जाए तो कोहेजन फोर्स कम होती चली जाएगी। दूसरा कॉज होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। अगर 2 लेयर्स फ्लूइड की ए और बी मान ली जाएं, यहाँ पर अगर ए लेयर के पास में इस टाइप से मॉलिक्यूल्स हैं और बी लेयर के पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, इन लेयर्स में कंटिन्यूअस थर्मल एजिटेशन होता है और बी लेयर के मॉलिक्यूल्स ए लेयर की तरफ मूव करते हैं, ए लेयर के मॉलिक्यूल्स बी लेयर की तरफ मूव करते हैं। इन ए लेयर की जो मॉलिक्यूल्स होंगी, इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट
एट बी लेयर। जब ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ए लेयर के मॉलिक्यूल्स बी लेयर के अंदर आएंगे तो वो बी लेयर के मॉलिक्यूल्स की स्पीड को यानी वेलोसिटी को बढ़ाना चाहेंगे, जबकि बी लेयर के मॉलिक्यूल्स ए लेयर के मॉलिक्यूल्स को धीरे करना चाहेंगे। इस वजह से ए लेयर स्लो हो जाएगी और बी लेयर कुछ फास्ट हो जाएगी। तापमान के साथ मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ता चला जाता है। इस वजह से विस्कोसिटी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बढ़ जाती है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, जबकि प्रेशर का इसके ऊपर ना के बराबर असर पड़ता है। लिक्विड्स के लिए मॉलिक्यूलर मोशन काफ़ी कम मायने रखता है और फोर्सेस ऑफ कोहेजन ज़्यादा मायने रखती हैं। इस वजह से लिक्विड्स की विस्कोसिटी जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे कम होती चली जाती है, जबकि गैसेस के केसेस में मॉलिक्यूलर मोशन कोहेसिव फोर्सेस की अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा तापमान के साथ बढ़ जाता है। इस वजह से गैसेस में विस्कोसिटी तापमान के साथ बढ़ती है। डायग्रामेटिकली इस चीज़ को अगर देखें तो ये यहाँ पर विस्कोसिटी ऑफ वाटर दर्शाई गई है, यहाँ पर टेम्परेचर। पानी की विस्कोसिटी विद टेम्परेचर कम होती चली जाती है। द रीज़न बीइंग कोहेसिव फोर्सेस कम होती चली जाती हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे, जबकि एयर के केस में विस्कोसिटी विद टेम्परेचर बढ़ती चली जाती है क्योंकि मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। जो चीज़ यहाँ मैंने थ्योरेटिकली समझाई थी वही चीज़ यहाँ पे डायग्रामेटिकली दर्शाई गई है। अगली एक स्पेशल कंडीशन आती है जो होती है नो स्लिप कंडीशन ऑफ विस्कस फ्लूइड्स। एक्सपेरिमेंटेशन द्वारा ये देखा गया है कि जब भी कभी कोई फ्लूइड सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करता है तो जो सतह फ्लूइड की सॉलिड सरफेस से बिल्कुल चिपकी हुई होती है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, जबकि अगर नॉन विस्कस फ्लूइड किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करता है तो उसकी कुछ वेलोसिटी हो सकती है। और एक खास बात, जो नो स्लिप कंडीशन होती है वो विस्कोसिटी की वजह से ही होती है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, आइडियल और रियल फ्लूइड्स, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, विस्कस एंड नॉन विस्कस फ्लूइड्स, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लूइड्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।